दृष्टिगत होने वाले दायरे तक फैले मरुस्थल ने अपनी रेत में जीवन के निशान तक मिटा दिए हैं। कोई मानवीय आवास वहां नहीं है। इस निर्जनता में बकरियों के कई झुंडों के मध्य एक पुरुष का अकेला अस्तित्व है। वह पुरुष जिसकी पहचान नजीब के नाम से है, थकान से चूर शरीर लिए हुए है। उसका शरीर कृशकाय हो चुका है और उसके वस्त्र प्रयोग से विगत लग रहे हैं। उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी और बालों से लंबे समय की साधना की गवाही मिलती है। वर्षों से स्वादिष्ट आहार से वंचित नजीब इस उजाड़म में बकरियां चराते हुए अपना जीवन यापन करता आ रहा है। यह नजीब की गाथा है। वर्ष 1993 में केरल के अलप्पुझा जिला स्थित अरट्टुपुझा ग्राम में एक परिश्रमी मजदूर के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे नजीब ने अपनी जीवन की चुनौतियों से मुकाबला करने हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह अपने परिवार एवं मातृभूमि को पीछे छोड़ अन्य प्रवासी श्रमिकों की भांति विदेश में कार्य करने के उद्देश्य से निर्गमन करने का संकल्प लेते हैं। आशाओं के दीपक को प्रज्वलित करते हुए उन्होंने सऊदी अरब की ओर अपनी उड़ान भरी। गल्फ क्षेत्र की यात्रा के दौरान उनकी आंखों में केवल यही स्वप्न था कि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। बड़े आकांक्षाओं की बजाय उनकी दृष्टि में केवल यही लक्ष्य था। उस भाग्यशाली दिवस पर जब नजीब सऊदी अरब की यात्रा हेतु विमान पर चढ़ने वाले थे, उनकी धर्मपत्नी सैनू गर्भावस्था के 8वें महीने में थीं। नजीब ने बताया कि उन्होंने सऊदी अरब के एक प्रतिष्ठित सुपरमार्केट में रोजगार सुनिश्चित कर लिया है, जिस कारण वे वहां का प्रवास कर रहे हैं। किंतु सऊदी अरब पहुंचने पर जो परिणाम सामने आए वे उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थे। रियाद के विमान से अवतरित होकर हमने स्पॉन्सर की खोज में विमानतल पर विचरण किया। खोज के अंत में हमें एक अरबी से संगति हुई, जिसके चलते नजीब और उनके सहयोगी हबीब सहित अन्य कई यात्रियों को वह अरबी भूलवश सऊदी के दूरस्थ इंटीरियर तक ले गया। लंबी यात्रा से थककर सभी अनजाने में सो गए। पुनः जागृत होने पर नजीब ने पाया कि उनके साथी विद्यमान नहीं थे। जल्दी ही उन्हें संज्ञान हुआ कि शायद परिस्थिति में किंचित विसंगति थी। उनके पासपोर्ट पहले ही अपहृत कर लिए गए थे, अतः उन्हें विदित था कि पलायन का कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं था। अंततः नजीब उस वाहन में अकेला छूट गया था। हबीब, जो उसका साथी था, को मार्ग में किसी स्थान पर उतार दिया गया था। वाहन रेगिस्तान के एक वीरान कोने में आकर थम गया। वहीं अरबी ने नजीब को भी वाहन से उतार दिया। निर्जन स्थल पर किसी की उपस्थिति नहीं थी। परिसर में केवल कुछ बकरियों की झिझिविशा नजर आ रही थी। एक अल्पकालिक छाया प्रदान करने वाली शेड थी और एक पुरानी खाट थी जिस पर धूल की एक मोटी परत जमा थी। उसी खाट पर एक कृशकाय पुरुष, जिसकी दीर्घ दाढ़ी और उलझे बाल थे, शिथिलता से लेटा हुआ था। नजीब यह भी नहीं जानता था कि उस व्यक्ति से क्या प्रश्न किया जाए। उस आदमी को नजीब ने 2 दिन बाद वहां नहीं पाया। उसका कहीं अता पता नहीं था। बकरी पालन की नजीब की यात्रा का प्रारंभ उसी स्थान से हुआ था। नजीब के सऊदी अरब पहुंचने के कुछ दिनों बाद भी जब उनसे संपर्क न हो पाया तो चिंतित परिवार ने उनकी खोजबीन तेज कर दी। इसी बीच नजीब की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। समुदाय और गांव के लोगों की मदद से उनकी खोज अधिक सक्रिय रूप से जारी रही। सऊदी में होने वाले छल कपट की संभावनाओं से अवगत होते हुए अधिकतर खोजी प्रयास रेगिस्तानी इलाकों में केंद्रित किए गए। तथापि व्यापक अनुसंधान और तलाशी अभियान के बावजूद नजीब का पता लगाने में अब तक काफी दूरी तय की जा चुकी है। नजीब 1993 से 1995 तक उस विस्तृत रेगिस्तान में निवासरत था। उस अवधि के दौरान उसे विरले ही कोई मानव दृष्टिगोचर हुआ। न पर्याप्त आधुनिक वस्त्र थे, न ही पोषक आहार। उसने कई मर्तबा महीनों तक स्नान नहीं किया। उसका आहार मुख्यतः सूखी रोटियां थीं। उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी बकरियों का दूध दोहना और उसे क्षेत्रीय आरबी व्यक्तियों तक पहुंचाना थी। उसे यहाँ लाने वाले आरबी का छोटा भाई अब उसका सहयोगी था। आरंभ में दूध दोहने की कला से अनजान होने के कारण उसे स्वामी की कठोर दंड विधि सहनी पड़ी डेडी। समय के साथ वह दिन प्रतिदिन की कठिनाइयों का अभ्यस्त हो गया। मानसिक यातनाओं और आंसुओं में डूबा नजीब अपने प्रत्येक दिवस को विपरीत परिस्थितियों में बिताता रहा। संध्या के धुंधलके में एक अरबी जाजम पर सजी विवाह की रस्मों का आयोजन चल रहा था, जिसकी छाया में क्रूरता भी अपने पांव पसारे खड़ी थी। उसी क्षणिक वेला में नजीब का साक्षात्कार मुंबई से आए एक यात्री से रेगिस्तान की विस्तृत वीरानी में हुआ। दोनों ने संकल्प बनाया, आजादी की तलाश में इस अनंत मरुभूमि में कहीं छिपकर सुख शांति की आशा में चल पड़े। अगाध रेत के उन समुद्रों में उन्हें मार्ग की कोई ज्ञान न थी।
परंतु उनकी जीजीविषा ने उन्हें अज्ञात की ओर कूच करने का सामर्थ्य दिया। रात दिन की इस यात्रा में नजीब ने मुंबई के उस अनाम यात्री की व्यापक भावनात्मक सहायता प्राप्त की। भयंकर गर्मी, तीखी ठंड और आंधियों के थपेड़ों के बावजूद वे अंततः एक अकेली वीरान सड़क पर पहुंचे। उन्होंने वहां से गुजर रहे वाहनों को रुकने के लिए इशारे किए, पर किसी ने भी सहायता की पेशकश नहीं की। उस निर्णायक घड़ी में मुंबई के साथी ने विचार व्यक्त किया कि वे अपने मार्ग अलग कर लें, बचाव और अस्तित्व के नए अर्थ खोजते हुए। उसने नजीब को रियाद की ओर जाने को कहा, जहां अनेक संगठन हैं जो सहायता प्रदान कर सकते हैं। फिर उसने नजीब के हाथ में 5 सऊदी रियाल थमाए, जो नजीब ने वर्षों में पहली बार देखे थे। एक संकेत, जीवन के नए अध्याय का आरंभ हो चुका था। कठोर परिश्रम और अनेकों प्रयासों के पश्चात एक अरबी वाहन अचानक थम गया। नजीब ने रियाद की ओर इशारा करते हुए अरबी में कुछ कहा। समय के एक लंबे अंतराल के बाद जब उसने अपनी पलकें उठाईं तो उसे चारों तरफ अनेक चेहरे नजर आए। घर की वापसी की राह में उसे अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार नजीब ने धैर्यपूर्वक अपने पूर्व जीवन की ओर यात्रा की। आज वह अपने परिवार के संग पूर्ण संतोष और आनंद का जीवन व्यतीत कर रहा है। बेन्यामिन की पुस्तक आडू जीवितम में इस बारे में बहुत ही विस्तार से सब कुछ लिखा गया है, लेकिन पुस्तक में जो कुछ भी लिखा गया है, नजीब ने वहां जो कुछ अनुभव किया वो उससे कहीं ज्यादा था। उस अरबी की क्रूरता एक इंसान के सहन करने की क्षमता से भी परे थी। जब लेखक बेन्यामिन अपनी कहानी लिखने की शुरुआत करते हैं तो उन्होंने कहा कि वह अपनी पूरी कहानी कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि उनका परिवार उसे सहन नहीं कर पाएगा। बेन्यामिन की पुस्तक आडू जीवितम अब फिल्म के रूप में रिलीज हो चुकी है और यह एक ऐसी फिल्म है जिसे हर कोई निश्चित रूप से देखना चाहिए।